हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से एक बार आज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग वर्ल्ड। और मेरे बारे में आपको पता ही है, इंग्लिश क्लासेस बाय रवि सर के नाम से मेरा एक इंस्टीट्यूशन भी है जहां मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं 10+2 के लिए और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने आपको एक पीडीएफ नहीं, आप एक नोट्स कह सकते हैं, मैंने एक नोट्स आपको शेयर किया था कल, जिसमें मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि आपके 12th क्लास का पोइट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर है, जहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के नाम से वो चैप्टर है, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, जो मैंने इसका 2 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट 2। तो पहले वाले में जब आप पढ़ेंगे तो आपका इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, एंड सेकेंड वाले में आपको पूरा कहानी का थीम मिलेगा। और जो थर्ड वीडियो अब जो बनने जा रहा है इस पर, उसमें मैं देखिए आपके लिए लेके आया हूँ आज यहाँ पे समरी, जो कि आपके 10+2 लेवल पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये समरी मैंने इस तरीके से समराइज़ किया है ताकि आप एक बार पढ़ें तो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम हूबहू जाके सेट हो जाए, जैसे कि कहानी को मैंने समझाया था। और इसके बिहाफ पे मैंने देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं, जो आपके मेन देखिए, जैसे 4 नंबर सवाल, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पीछे 7 नंबर देखिए, फिर यहाँ पे नंबर 5, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगा वो मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज कर दिया है अपने शब्दों में। तो आप इसे जब पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बिना अब लेट किए वीडियो पे आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्ट विटमैन है वो कहीं ना कहीं कहानी जो है वो व्यक्तिवाद पे ही डिपेंड है कि एक व्यक्ति अपने आप को कैसे प्रसन्न रख सकता है, या उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं जब अगर मैं खुश हूँ और तो आप भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपका खून और मेरा खून अलग नहीं है। और फिर उन्होंने आगे इस चीज़ का भी वर्णन किया था कि मेरे और मेरे फॉरफादर सब लोग यहीं के हवा और मिट्टी से बने हैं। और इसी सब चीज़ों को फिर से एक बार हम लोग देखते हैं समरी में। तो देखिए, समरी में हर चीज़ समराइज हो जाना चाहिए जो उस कहानी में लिखा हुआ था। तो आप देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम बाई विटमैन, अ सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ हिज टाइम। बिल्कुल आसान सा शब्द, आसान सा वाक्य, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम, बहुत सुंदर कविता है, बाई विटमैन के द्वारा, ए सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ हिज टाइम, एक बहुत ही माननीय कवि थे अपने टाइम के। एक उनका परिचय हो गया। अब पैराग्राफ चेंज। दिस पोएम टेल्स अस द रियल मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, एडिंग प्लीजर इंस्टीड ऑफ वीपिंग एंड कंप्लेनिंग। तो देखिए, इस लाइन को जरा अच्छे से समझिएगा। दिस पोएम टेल्स, तो ये कविता बताता है या एक्सप्लेन करता है, द रियल मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, इस जिंदगी के असली मतलब को, लाइफ एडिंग प्लीजर, देखिए यहाँ तक आप सिर समझिएगा, टेल्स अस द रियल मीनिंग ऑफ दिस लाइफ एडिंग प्लीजर, जो सुख सुविधा हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है उसके बारे में ये व्याख्या करता है। इंस्टीड ऑफ, किसके बदले में, ना कि वीपिंग एंड कंप्लेनिंग, ना रोने और ना शिकायत की बात होती है इसमें। ये कविता रोने और शिकायत के बारे में नहीं, बल्कि उसके बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब ही होता है के बदले लाइफ एडिंग, जो हमारी प्रकृति ने जो हमें खुशी दिया है, जो हम जैसे खुश रह सकते हैं, उस चीज़ का वर्णन है, ना कि रोने और शिकायत करने का। तो आप कहानी पढ़ें तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कवि ने उसमें अपने आप को प्रसन्न ही बताया है। देखिए आगे, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। बिल्कुल ये कविता में ये लाइन है, कवि अपने आप में मस्त रहता है और अपने आप में ही गाता है। ही पासेज हिज टाइम इन ईजी वे, वो अपने ज़िंदगी के हर समय को बड़ी कुशलता और आराम से गुजार लेता है। ही विजिट्स एवरी प्लेसेस फ्रीली, वो हर जगह पे, जिसे एक वांडर वर्ड आया था उसमें, वही से रिलेट हो रहा है ये चीज़। ही विजिट्स एवरी प्लेसेस फ्रीली, वो हर जगह पे बड़े आज़ादी के साथ चला जाता है। ही इक्वली बिलीव्स इन द गुड, और देखिए यहाँ पे द गुड की जगह पे यहाँ पे द मिसिंग है, यहाँ पे आप द लिख लीजिएगा। देखिए, इसे कहने का मतलब, देखिए एडजेक्टिव का काम आप यहाँ पे कर रहा है। द गुड और द बैड, मैंने कहने का मतलब आपको मैंने समझाया था कि अच्छे और बुरे चीज़ों या बुरे लोगों दोनों में विश्वास करता है।
हिज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज यूनिवर्सल, जो उसके खुद की जो मतलब खुद का जो विचारधारा है वो मतलब सर्वव्यापी है। हिज सॉन्ग इज द सॉन्ग ऑफ ऑल मैनकाइंड, उसका जो कविता है वो पूरे समुदाय का, पूरे ह्यूमन बीइंग का कविता है, पूरे मैनकाइंड का, मानव जाति का। व्हाट बिलोंग्स टू हिम बिलोंग्स टू अदर, जो उसको बिलोंग करता है वही सब लोगों को बिलोंग करता है। मतलब जैसा वही बात है जो ब्लड का कतरा जो बताया था कि जिससे मैं बना हूँ, जिस वायु मिट्टी से, उसी से आप भी बने हैं। ऑल हिज बॉडी पार्ट्स एंड एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। वो देखिए वही बात है कि मेरे उनके बता रहे हैं कि मेरे शरीर का सारा हिस्सा और खून का कतरा इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। इवन हिज फादर, forefather and ancestor too have been made of the same earth and air। यहाँ तक कि वो क्या आपको ये मिला भी था उस स्टोरी में, उसके पिताजी के पिताजी और यहाँ तक कि उनके पूर्वज भी सेम इसी मिट्टी और इसी हवा और इसी धरती से बने हैं। ही गिव्स ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस, देखिए ऑटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। ही गिव्स ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू नेचर एंड सोल, वो प्रकृति को और इस मिट्टी को ज़्यादा तजव्वो देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन टू स्कूल्स एंड क्रीड्स। और जो मैंने बताया था मत और मतांतर या आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक विचारधाराएं हैं, उनके बदले में कवि कहता है कि कुछ देर के लिए आप ज़रा नेचर से भी जुड़ कर देखिए, आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ही वांट्स नेचर टू हेल्प हिम, ही वांट्स नेचर टू हेल्प हिम अनचेक्ड, वो चाहता है कि प्रकृति उससे एकदम जुड़ जाए प्रकृति से और प्रकृति से उसका कोई भेदभाव ना रह जाए। विथ ऑल हर ओरिजिनल एनर्जी, बिल्कुल अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ। विथ ऑल हर, देखिए हर यहाँ पे प्रकृति के लिए यूज हो रहा है, विथ ऑल हर ओरिजिनल एनर्जी। तो आप ये कहीं ना कहीं मुझे, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समरी आप काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे। और अगर लगता हूँ कि समझाने में सक्षम नहीं हो पाया हूँ तो आप ज़रा इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और पिछले की वीडियो में थोड़ा कैमरा में हल्का क्वालिटी की कमी आ रही थी वीडियो, मैंने इस बार थोड़ा सा बढ़ाया है MB ज़्यादा में, तो देखते हैं इस बार कैसा रहता है। तो आई होप कि समरी समझ में आया होगा। अब ज़रा क्वेश्चन जो आंसर है वो भी इसी तरीके से है, आप सारा मिला लीजिएगा। देखिए 4 नंबर सवाल है। व्हाट इज़, अब थोड़ा मैं तेज़ी से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। तो देखिए इसका आंसर, द पोएट एक्चुअली वांट्स टू से, वो वास्तव में कवि इस मतलब से, इस लाइन से मैंने बोला भी था ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से यही कहना चाहता है दैट वन शुड, कि किसी व्यक्ति को, देखिए ये यहाँ पे ये 7 नंबर का आंसर है यहाँ तक, तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से आइए। वन शुड लिव दिस लाइफ नेचुरली, एक आदमी को अपना ज़िंदगी एकदम प्रकृति के ढंग से बिताना चाहिए नेचुरली। ही गिव्स ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू नेचर दैन टू स्कूल एंड क्रीड्स, ये वही लाइन है जो समरी में था, वो ज़्यादा महत्व नेचर को देते हैं स्कूल और क्रीड से। ही वांट्स नेचर टू हेल्प हिम अनचेक्ड विथ हर ओरिजिनल एनर्जी एज ही बिलीव्स, और ऐसा वो विश्वास करते हैं इन वननेस, एकता में, इक्वालिटी समानता में, लिबर्टी आज़ादी में, एंड फ्रेटर्निटी का देखिए यहाँ पे अर्थ होता है भाईचारा में, नो प्लेसेस ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, और वो किसी भी कास्ट, रिलीजन और क्रीड के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। देखिए रिलीजन मतलब धर्म, क्रीड मतलब भी धर्म होता है और कास्ट मतलब जाति होता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। अब देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि इस कविता का थीम क्या है। तो देखिए आप एकदम आराम से ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट all men are one and each one is as much part of nature as anyone else। देखिए इसमें कहना चाह रहा है कवि कि the theme of the poem is that all men are one। देखिए यहाँ पे one है माने सभी आदमी एक ही है, सभी आदमी एक ही है, एंड ईच वन इज एज मच पार्ट ऑफ नेचर, और सभी प्रकृति का एक भाग भी है, एज एनी वन एल्स, जैसा कि सब कोई है, हर कोई है। इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज यूनिवर्सल रेदर देन इंडिविजुअलिस्टिक, उसका जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का वो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, इंडिविजुअलिस्टिक के कंपेयर में, जो व्यक्तिवाद की जो परिभाषा उन्होंने शुरू में दी थी। तो इसका थीम यही है कि कहीं ना कहीं वो सेल्फ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। What has formed the speakers
what has formed the speaker blood? The speaker's blood has been formed from the soil where he lives and the air that he breathes. अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है what has formed the speaker's blood. स्पीकर का ब्लड को कौन बनाता है या कौन बनाया है. द स्पीकर ब्लड हैज़ बीन फॉर्म, जो उसका खून बना है. हैज़ बीन फॉर्म देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ हो रहा है. फ्रॉम द सोइल वेयर ही लिव्स, वहाँ के मिट्टी से जहाँ वह रहता है. एंड द एयर दैट ही ब्रीथ्स, और वहाँ के हवा से जहाँ वो सांस लेता है. व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिड्स. वो क्रिड्स के बारे में क्या करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं. फॉर द पोएट क्रिड्स इज हिज सेकेंड ऑप्शन, जो धार्मिक विचारधारा है उसका दूसरा ऑप्शन है. एंड फर्स्ट देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर, और पहला ऑप्शन नेचर है. ही वांट्स टू कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, वो चीज़ों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना चाहता है. बिकॉज दिस वेरी क्रिड्स, ये धार्मिक विचारधाराएं हैव डिस्टर्ब द नेचर एंड ट्रू लव ऑफ ह्यूमन बींग्स. देखिए बड़ा अच्छा लाइन है ये. बिकॉज दिस वेरी क्रिड्स, क्योंकि इसी धार्मिक विचारधाराओं ने हैव डिस्टर्ब द नेचुरल एंड ट्रू लव ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहीं ना कहीं ये नेचर को और आपसी जो मानव जाति का प्यार है उसको कहीं ना कहीं इसी धार्मिक विचारधाराओं ने बदला है या उसको डिस्टर्ब किया है. व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, क्वेश्चन नंबर 11 है. द पोएट वांट्स टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में कहना चाहता है. बट द वर्ड हिमसेल्फ क्लियरली इंडिकेट्स टू, यहाँ पे द नहीं होगा, द को आप काट लीजिएगा, टू ऑल मैनकाइंड. लेकिन जो ये वर्ड हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ कविता में वो अपने लिए कह रहा है, लेकिन ये हिमसेल्फ से पूरे मानव जाति को वो जोड़ रहा है. तो आई होप थोड़ा सा तेज़ी से मैंने समझाया है, बट आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसका नोट्स आपके पास है. तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ईजी है. ही ऑब्जर्व्स अ स्पीयर ऑफ ग्रास इन समर. आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा. तो फ्रेंड्स, लगता है कि मैं अच्छे तरीके से वीडियो में आज आपको समझा पाया हूँ. और अगर अच्छा लगे वीडियो तो फिर पहले की तरह लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें. और कहीं ना कहीं आप ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम कहीं ना कहीं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगली बार. तो अगली बार हम लोग फिर ग्रामर नहीं, इसके बाद अब ज़रा इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, और आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करता रहेगा इस तरीके से. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके.